नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सहित अन्य मंत्री और विधायक मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। और रायपुर में सीएम निवास में विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2021 में बीजेपी के सवालों का किस तरह से जवाब दिया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई। और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी विधायकों को आश्वस्त किया कि अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें जिताने की जिम्मेदारी उनकी है। और मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि वो सदन में मजबूती के साथ अपनी बातें रखें और विपक्ष को जवाब दे। और सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 3 साल पूरे करने जा रही और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जाए। लोगों को बताया जाए कि कांग्रेस की सरकार आम आदमी और किसानों की सरकार है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गंगा आरती में भाग लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को काशी भी पहुंचे थे और उन्होंने यहां पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गंगा आरती में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश यूपी के 3 दिवसीय यात्रा के तहत बनारस पहुंचे और उनके साथ में पत्नी साधना सिंह भी है। और सोमवार शाम को मुख्यमंत्री ने पत्नी साधना सिंह के साथ गंगा जी की पूजा अर्चना भी की और आरती में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या भी जाएंगे और श्री राम के मंदिर में रामलला के दर्शन भी करेंगे। यूपी के इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या में भी जाएंगे, जहां पर भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे और इसके बाद यूपी चुनाव के लिए मिली जिम्मेदारी का शुभारंभ भी करेंगे। कोरबा के शासकीय हाई स्कूल पाली में विद्यार्थियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और छात्र छात्राएं स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे थे। और प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया और स्कूल में छात्र छात्रों के हंगामे के बाद शिक्षा अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा और जिला शिक्षा खंड अधिकारी डी लाल मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। और कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद छात्रों ने हंगामा शांत किया और प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल के प्रिंसिपल मनोज सराफ पर बदसलूकी का आरोप लगाया और छात्रों का कहना है कि वो लगातार स्कूली विद्यार्थियों से बदसलूकी करते हैं। और छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर मनोज को नहीं हटाया गया तो वो मुख्य मार्ग पर शिव मंदिर के पास धरना देंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन भी छात्र छात्रों के समर्थन में आ गए और विकासखंड पाली जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और छात्र छात्राओं ने शिक्षा के स्तर पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यहाँ शिक्षा का स्तर काफी नीचे आ गया और पूरे केस में जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज ने जांच की बात भी कही है। और अब देखना होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग क्या जांच करता है और विद्यार्थियों के विरोध के बाद कब तक प्रिंसिपल को इस स्कूल से हटाया जा सकता है। फिलहाल तो यहाँ छात्रों को प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वे विद्यार्थी आंदोलन कर सकते हैं। कोरबा में घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का 200 करोड़ रुपए का बिल बकाया, जो पूरे छत्तीसगढ़ में बकाया बिजली बिल का 40% है। हालांकि विभाग ने अब बकायेदारों से बकाये की वसूली के लिए कनेक्शन काटने का कवायद भी शुरू कर दिए और विभाग की राख सबसे बड़ा रोड़ा सरकारी विभागीय। एक तरफ तो विभाग 5,000 रुपए से अधिक के बिजली बिल के बकायेदारों का कनेक्शन काटने के लिए एक्शन में, जबकि अकेले कोरबा नगर निगम पर ही 5 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया। और अब देखना यह है कि इन परिस्थितियों में
बिजली विभाग 200 करोड़ रुपए का बकाया कैसे वसूल कर पाता है और बकाया बिजली बिल वसूली के लिए बिजली विभाग ने कनेक्शन काटने की कवायद भी शुरू कर दी है और जिले में छत्तीसगढ़ का 40% बिजली बिल बकाया है, जो करीब 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि 5,000 रुपए से ले ज्यादा बकायेदारों के कनेक्शन काटने की शुरुआत भी हो गई है और इनकी जानकारी बिजली विभाग ने दे दी। हाल ही में बिजली विभाग ने 4,030 कनेक्शन काटे हैं और इन कनेक्शन धारियों पर कुल बकाया 24 करोड़ रुपए के करीब था और इसी दौरान 1,306 बड़े बकायेदारों से 4 करोड़ रुपए के बिल की वसूली भी विभाग ने की है। और वहीं विद्युत वितरण विभाग के अधीक्षक अभियंता अश्वनी गोपावार ने बताया कि छोटे उपभोक्ताओं से राशि वसूलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन बड़े बकायेदार खासकर नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों से बिल की वसूली में काफी परेशानी हो रही है और सभी को नोटिस भी जारी किया गया है। जो भी बकाये का भुगतान नहीं करेंगे उनके खिलाफ विभाग सख्ती से कार्रवाई भी करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग ने हार्ट की एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी F18 एनोमली का ऑपरेशन कर 26 वर्षीय महिला की जान बचाई है और यह ऑपरेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में पहली बार हृदय के ऑपरेशन में बोवाइन टिश्यू वाल्व का प्रयोग किया गया और फिर ऑपरेशन में मरीज को उसका ही खून चढ़ाया गया, जिसको ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा गया है। और इस मेडिकल टीम का नेतृत्व हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत साहू ने किया और यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में संबद्ध किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में पहला ऑपरेशन है और अब महिला पूर्ण स्वस्थ है और उसे अस्पताल ने घर जाने की परमिशन भी दे दी है। और ये हृदय की जन्मजात बीमारी है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उसी समय गर्भ के 6 हफ्तों में बच्चे के हृदय का विकास होता है और इसी हृदय के विकास में बाधा आने पर बच्चे का हृदय असामान्य हो जाता है और इसमें मरीज के हृदय का ट्राइक स्पीड वाल्व ठीक से नहीं बन पाता और दायां निलयन ठीक से विकसित नहीं हो पाता और हृदय के ऊपर वाले चैम्बर में छेद रहता है, जिसके कारण मरीज के फेफड़े में शुद्ध होने के लिए पर्याप्त मात्रा में खून नहीं जाता और इससे मरीज का शरीर नीला पड़ जाता है और इस बीमारी को क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स जन्मजात हृदय रोग कहा जाता है। कोरबा में रोजगार और अन्य लंबित मांगों को लेकर भू विस्थापितों ने सोमवार को कुसमुंडा और गेवरा स्थित जीएम कार्यालयों का एक साथ घेराव किया और कुसमुंडा में माकपा की अगुवाई में भू विस्थापित लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, तो गेवरा में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय जायसवाल के साथ मिलकर भू विस्थापितों ने जमकर हंगामा किया और दोनों ही जीएम इस दौरान अपने कार्यालय में संधारण थे और भू विस्थापितों ने कुसमुंडा और गेवरा में कार्यालय का काम लगभग ठप कर दिया था और गेवरा में एशिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदान संचालित है और यहाँ से लाखों टन कोयले का उत्खनन होता है, लेकिन जिन भू विस्थापितों के जमीन का अधिग्रहण कर कोयला खदान संचालन शुरू किया गया वहां आज भी रोजगार के लिए लोग भटक रहे और जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता अजय जायसवाल ने कहा कि हमने आज तय कर लिया था कि सीजीएम कार्यालय में कोई भी काम नहीं होने देंगे और कार्यालय खुलने के पहले ही हम गेट पर धरना देकर बैठ गए थे। एसईसीएल से हमारी मांग है कि खदान और इससे संबंधित इलाकों में जो भी काम ठेका पद्धति से किए जाते हैं उसमें 60% हिस्सेदारी भू विस्थापितों की हो जो योग्य भी और उन्हें और भी बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं और प्रदर्शनकारी ने 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया और इस काम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर रोजगार देने की रूपरेखा तैयार कर लें। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी लंबा खिंचेगा। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सिंचाई कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय गिरधारी सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया और बुजुर्ग गिरधारी की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए, जिसका अब पुलिस जांच में जुटी हुई है और मृतक गिरधारी की जेब से मिले सुसाइड नोट में बेटे की लताड़ से लेकर बहू द्वारा दहेज प्रताड़ना के मुकदमे तक की बातों का उल्लेख है और मृतक गिरधारी सिंह राजपूत की जेब से मिले सुसाइड नोट में साफ तौर पर उल्लेख है कि
बेटे मनोज उसे प्रताड़ित करता था और आए दिन शराब, नशे में घरेलू झगड़े की बातों का उल्लेख भी है, जिससे वो काफी परेशान थे। और बेटे द्वारा अपनी माता को भी प्रताड़ित किया जाता था, जिसे वो देखकर सहन नहीं कर पा रहा था और जिसके कारण अब जीना नहीं चाहता। इसके साथ ही मृतक ने अपने सुसाइड नोट में कहा है कि उनकी मौत के जिम्मेदार उनका बेटा मनोज के साथ उनकी बहू और उनकी बहू की मां भी और बहन भी है, और वो इन सब से काफी प्रताड़ित हैं। और बहू और उसके परिवार द्वारा पूरे परिवार को दहेज प्रताड़ना के झूठे केस में फंसाया गया। और सुसाइड नोट में लिखा है कि विगत 3 पीढ़ियों से मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति आज तक कोर्ट कचहरी नहीं पहुंचा था, लेकिन बहू द्वारा पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस लगाने के बाद कोर्ट के चक्कर काट रहा हूं। और सुसाइड नोट में प्रशासन और पुलिस से विनती है कि उनकी मौत के जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को ना छोड़ा जाए और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। मृतक ने लिखा है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, तो मेरी यह इच्छा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे बेटे, बहू और अन्य लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और वहीं बैतूल के तहसील के कालीमाई में एक युवक ने फेसबुक लाइव आकर दोस्तों से कहा कि मेरी पत्नी ने बेवफाई की है और मैं अब नहीं जी सकता, मेरे परिवार का ख्याल रखना। इसके बाद युवक जंगल गया और पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कालीमाई निवासी दीपक दास, जिसकी उम्र करीब 32 साल है, और जंगल में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और वहीं अस्पताल में जो काम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। और वहीं युवक की पत्नी करीब 20 दिन पहले उसे छोड़कर दूसरे लड़की के साथ चली गई, जिसके कारण वो डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दीपक दास, जिसकी उम्र 32 साल, निवासी कालीमई ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मरने से पहले उसने फेसबुक लाइव आकर मौत का जिम्मेदार पत्नी को बताया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के करुणा नवजीवन रिहैबिलिटेशन सेंटर के संचालक के बारे में एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट दी है और इसके बारे में काफी समय से शिकायतें भी मिल रही थी। और एनसीपीसीआर ने जांच के बाद पाया कि यहां बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया और बच्चों को जबरन ईसाई धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़वाया जा रहा है। और रिपोर्ट में संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। एनसीपीसीआर की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि शेल्टर होम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं और टीम में संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो असंतुष्टि जताई ही है, साथ ही बच्चों के धार्मिक अधिकारों के हनन को लेकर भी टिप्पणी की गई है। और रिपोर्ट में संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया। और टीम ने निरीक्षण के दौरान एनसीपीसीआर की टीम ने पाया कि यहां लड़कियों को रोजाना ईसाई प्रार्थना भी पढ़ाई जा रही थी और उन्हें नियमित रूप से बाइबल पढ़ाई जाती थी। और इसके लिए एक पादरी वहां नियमित रूप से आता था, जबकि वो लड़कियां ईसाई धर्म की अनुयायी नहीं थी और बच्चों को उनकी अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के बावजूद ईसाई धर्म के पाठ पढ़ाए जाते थे। एनसीपीसीआर की टीम ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच करने की अनुशंसा की है और टीम ने यह भी सिफारिश की कि यहां रहने वाली हर बच्ची से प्रशासन बात करे और प्रत्येक बालिका की जांच रिपोर्ट पेश करे। और टीम ने सभी बच्चों को यहां से शिफ्ट करने की भी सिफारिश की है। कोरोना वायरस के बाद लगाए गए सभी प्रतिबंध शासन ने हटा लिए हैं और इसके बाद से विश्वविद्यालय द्वारा होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को लेकर भी अब स्थिति साफ होती जा रही है। और गत वर्ष कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण कुछ विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन तो कुछ ने ओपन बुक पद्धति से परीक्षाओं का आयोजन कराया था। और इस बार कोरोना संक्रमण कम होने के बाद शासन के उच्च शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत होने वाली सेमेस्टर का वार्षिक पद्धति की परीक्षाएं ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होकर परीक्षा कराने की योजना तैयार कर रहा है। और उज्जैन पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उससे जुड़े कॉलेजों में एक रूप में परीक्षाओं का आयोजन हो सके, इसके लिए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परीक्षा आयोजन को लेकर कहा कि वो जल्द ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति की बैठक बुला रहे। और अभी तक ऑनलाइन परीक्षाएं कराने में दूरस्थ क्षेत्रों से नेटवर्क नहीं मिलने, मोबाइल नहीं होने जैसी कई परेशानियां सामने आती थी।
जिसको देखते हुए अब प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में परीक्षा ऑफलाइन होगी और परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन परीक्षा कराने के दौरान कोरोना वायरस नियमों का पालन भी किया जाएगा और सभी कुलपतियों से सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर चर्चा करने के साथ ही समान रूप से परीक्षा आयोजित कराने पर बात भी होगी। और इस बार कोरोना संक्रमण का डर कम होने के बाद शासन के उच्च शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत होने वाली सेमेस्टर का वार्षिक पद्धति की परीक्षाएं ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होकर परीक्षा कराने की योजना तैयार कर रहा है। बिलासपुर रेल मंडल के रूपौन झलवाड़ा सेक्शन में थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के लिए कई ट्रेनों को रद्द किया गया और वहीं बताया जा रहा है कि तीसरी लाइन के विस्तार के लिए अधोसंरचना विकास से जुड़े कार्य किए जाएंगे और इस दौरान अप और डाउन दिशा की 22 ट्रेनें अलग अलग दिनों में रद्द होंगी। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने तीसरी लाइन के विस्तार के लिए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया और इस कारण लोगों को परेशानी हो सकती है।